हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल वन। आज 18 अक्टूबर और आज का दिन है थर्सडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और उसका तो साथ साथ तो बीपीएससी प्रीलिम्स के रिलेटेड टॉपिक्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो गवर्नमेंट ये 4% इंक्रीज़ किया, डीए इंक्रीज़ किया फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसका डिस्कस करेंगे कैसे डीए कैलकुलेट होता है, इन पे कौन सा बेस में कैलकुलेट होता है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट इकोनॉमिक पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट जो रबी क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी रेट इंक्रीज़ किया, वो कैसे किया, कैसे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर देखेंगे। वो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक जो मेजर पॉइंट है, इसराइल और हमास का दोनों के ब्लेम कर रहे हैं रिसेंटली। जो गाजा स्ट्रिप में साउथ सेक्टर में जहाँ पे हॉस्पिटल है अल अली अल अरबी जो हॉस्पिटल कम से कम बम ब्लास्ट हुआ। अभी ये बताया जा रहा है इसराइल अपना दोस्त तरह ब्लेम कर रहे हैं, हमास ने पैलेटेंट है, दूसरा पैलेटेंट इस्लामिक पैलेटेंट है, उसको बम ब्लास्ट किया। और हमास ने जो उसका ब्लेम कर रहे इसराइल से जो आर्मी लेके बम ब्लास्ट किया। एक पॉइंट है, चलिए तुरंत हम इसके ऊपर तुरंत डिस्कशन करके हम तुरंत चले जाएंगे। हम दूसरा डी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे इसराइल एक पॉइंट का क्विक रिव्यू कर लेंगे। गाजा सिटी में गाजा स्ट्रिप है जो ऑलरेडी कई बार डिस्कशन हो चुका। गाजा साउथ सेक्टर, नॉर्थ सेक्टर, साउथ सेक्टर वो जो है बताया जा रहा है इसराइल जो हमारे जो मिलिटेंट है वो ब्लेम कर रहे हैं इसराइल जो आईडीएफ है, इसराइल फोर्स है, वो इसके ऊपर बम ब्लास्ट किया है। और ये सब बताया जा रहा है कम से कम 500 पेशेंट्स और आर्मी पीपल एक्सपायर हो गए भी कर है। तो ये भी बताया जा रहा है जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो कम से कम सर्जरी जो करना ज़मीन में कर रहे हैं, और उसको सर्जरी के लिए कम से कम एनेस्थेसिया भी नहीं है। काफ़ी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इस स्टडी जो बिडेन यूएस प्रेसिडेंट आया था, दोनों बीच में दोनों गाजा स्ट्रिप और इसराइल दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसको कोई सॉल्यूशन लेने के लिए अभी जो हॉस्पिटल का जो बम ब्लास्ट हुआ, यूएस प्रेसिडेंट ये बता रहे ये पैलेस्टीनी लोग इसराइल नहीं किया ऐसा बता रहे। ये लोग पैलेस्टीनी का कुछ मिलिटेंट्स है वो लोग इसके ऊपर करे ने बताया था। ये कुछ पॉइंट है। हमारा प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर अपना शोक व्यक्त किया, जो है अपना आउटेज बताया था। और भी कई ने प्रियंका गांधी और चिदम्बरम ने इसके ऊपर शोक व्यक्त किए। काफ़ी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी वर्ल्ड वाइड पूरा वर्ल्ड को पड़े एक हॉस्पिटल को बम ब्लास्ट है, पूरा वर्ल्ड को पड़े कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे। एक तो इजिप्ट में और मोरक्को बहरीन में कई जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे इसराइल के ऊपर बम ब्लास्ट है, क्योंकि डेथ टोल जो इसराइल में कम से कम 3,500 क्रॉस कर चुके हैं इसराइल में, सॉरी गाजा स्ट्रिप में, और इसराइल में 1400 करीब है, वो डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं कई जो है हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी सारी लाश पड़ा है। वहाँ पे वोमेन यहाँ पे कहीं भी हॉस्पिटल के बाहर जो है वो क्राई कर रहा है, एक जो पेशेंट्स को लेकर जा रहा है। पर कई से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो बिडेन अभी आए थे उन्होंने एक बताया जो दोनों जो बम ब्लास्ट हुआ है वो गाजा पैलेस्टाइन ने किया है, मतलब ये उन्होंने जो किया है। एक कुछ कई सारी सिचुएशन है, 500 पीपल वो एक्सपायर्ड हो ये बताया जा रहा है। लेटेस्ट तो एज पर इसराइल में डेथ टोल 1400 हो गया। अभी पैलेस्टाइन में जो है गाजा स्ट्रिप 3,478 है, और इन टर्म्स ऑफ इंजोर्ड 1000 इन केस ऑफ इसराइल है। पैलेस्टाइन में जो 12,000 प्लस इंजोर्ड हो गए। सिचुएशंस काफ़ी पैलेस्टाइन में जो मोस्टली जो है कॉमन आदमी, आम आदमी काफ़ी एक्सपायर हुआ, वो इंजोर्ड हुआ ये बताया जा रहा है। काफ़ी सारी पॉइंट आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस हुए, कई सारी आर्टिकल्स आ रहे हैं हम डिस्कस करेंगे। क्यों इसका पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ कितने इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी काफ़ी सारी इशू आने वाले आर्टिकल आने वाला है। क्योंकि ये जो दोनों गाजा स्ट्रिप इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके इम्पैक्ट काफ़ी लंबा पड़ेगा, कभी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट इंक्रीज डीए ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉई बाई 4% इंक्रीज किया है। अबाउट 15,000 करोड़ से गवर्नमेंट खर्चे एक्स्ट्रा बाउंड्री इंक्रीज होगा। दूसरा आर्टिकल, इसके बाद जो पैनल हाइक्स एमएसपी और ओबी क्रॉस दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट और कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी और ऑफर ओबी क्रॉप्स दोनों पॉइंट इंक्रीज एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई जो है उसका जो परचेजिंग पावर जो है डिक्रीज होगा, परचेजिंग पावर जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं हर साल जो है इधर वन सिंगल टाइम 2 बार मतलब जनवरी और जुलाई में जो क्या करते हैं उसका जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, सीपीआई ध्यान दीजिएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन है ऑन इन ऑन लेबर ऑन इंडस्ट्री वर्कर्स। इंडस्ट्री जो है वर्कर्स है, सीपीआई जो इन्फ्लेशन से इंडस्ट्री वर्कर जो है उसका बेस करके जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके ऊपर डीए कैलकुलेट करता है। ठीक है, डीए कैलकुलेट करता है मतलब इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज होगा तो उसके ऊपर डीए कैलकुलेट होगा। ठीक है, मोस्टली कितने बार होता है, 2 बार होता है। ठीक है, एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है, जनवरी और जुलाई। ऐसा हार्ड एज पर रूल नहीं है, दो मतलब जनवरी दोनों में होता है। अभी जो 4% इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट हुआ, पहले जो 42 था उसे 46% इंक्रीज हुआ, मतलब 4% इंक्रीज हुआ। तो हम बात कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो परचेजिंग पावर जो है डिक्रीज होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो कोई भी करते हैं जो उसका जो डीए कैलकुलेट करते हैं जो परचेज में कोप अप करने के लिए बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन जो डीए जो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन कौन सा है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है और ऑफ लेबर वर्कर, ये दोनों इसके ऊपर बेस करके इसके ऊपर कैलकुलेशन करके वो दोनों डीए इंक्रीज करते हैं। ये मेन पॉइंट है। चलिए आर्टिकल चलते हैं। कैबिनेट क्लियर्स 15,000 crores bonanza for government staff. They include extra installment of DNS allowance, representing 4% hike of employees and pensioner of मतलब पेंशनर को मिलेगा और जो एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों को मिलेंगे टू कोप ऑफ द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इंटरेस्ट अक्टूबर जो यूनियन कैबिनेट में 1 अक्टूबर अप्रूव किया है मतलब 15,000 करोड़ हुआ। तो व्हाट इज देखते हैं व्हाट इज DNS allowance। DA मतलब DNS allowance is the amount given to employee in India, typically in the government sector as well as some private sector companies, help to cope up the rising cost of living due to inflation। इन्फ्लेशन के बाद जो राइजिंग कॉस्ट होता है, जो कंज्यूम परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाता है, उसको कोप अप करने के लिए जो है डीए इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ गया। DA is intended to offset the impact of inflation on purchasing power employee। मतलब ऑलरेडी परचेजिंग पर जो डिक्रीज होता है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगा तो परचेजिंग पर कम हो जाता है, तो इसके कोप अप करने के लिए डीए इंक्रीज हो जाता है। Rising cost to assist them deal with rising cost, government employee effective salary must be constantly increased। तो कोई सैलरी जो है इंक्रीज किया गया था। Government has taken several steps in reduce inflation, but a little effective has been because the price still fluctuate based on the market। मतलब कोई पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के बेस में उन्होंने कैलकुलेट किया लेकिन प्राइस दोबारा इंक्रीज होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, इसमें कोई इम्पैक्ट कितना कभी कभी लिटिल भी हो जाता है। डी मतलब डीए तो हर जगह एक ही नहीं होता है। डीए अलाउंस DNS अलाउंस इज डिटरमाइन बाय द लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कौन सी जगह में है, अगर मुंबई में है और दिल्ली में और कौन सा गांव में है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि इसके इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड किया जाएगा। एज ए रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर ए पर्सन वर्क्स इन अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया सेक्टर में जो है डीए फ्लक्चुएट्स। ये क्लियर हो गया। कैसे कलेक्टर होते हैं, DNS अलाउंस एम्प्लॉय पेंशनर ये वर्क ऑन बेस ऑन दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, बॉट और बाय द कौन कहता है, लेबर ब्यूरो जो एवरी मंथ लेबर ब्यूरो जो है किसी इंडस्ट्रियल वर्कर जो इन्फ्लेशन कितना है उसके ऊपर रिपोर्ट देते हैं, उसके ऊपर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसको गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट यूजुअली रिवाइज the DA rates periodically, typical twice a year based on the changes of CPI of industrial worker। CPI का बेस करके 2 बार करते हैं, जो जनवरी में और जुलाई में दोनों में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डी प्रिंसिपल एप्लीकेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर PSU सेक्टर में कभी डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड करता जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में जो ये दो एम्प्लॉयर है कैसे वो करेंगे नहीं, वो तो डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय इंक्रीज होता है। एम्प्लॉइज ऑफ सम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वेयर इट इज ए पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। प्राइवेट सेक्टर होगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट अगर कोई पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो करती है। और डी हाइक्स मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एक्सचेकर जो कितना इंक्रीज हुआ, ऑलरेडी पॉइंट पहले 42 to 46 पर इंक्रीज हुआ। सिर्फ गवर्नमेंट पेंशनर्स और जो एम्प्लॉई है दोनों के जो है कब से होगा, जुलाई 1 चालू होगा इसी महीने इसी साल 2023 का जुलाई 1 से लागू होगा।
कुछ पॉइंट और भी है जिसके कितने के जो अबाउट 12,857 करोड़ जो है गवर्नमेंट फंड से हो जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री सेड मिनिस्ट्री को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये लागू करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बेनिफिट अबाउट टू 48.67 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड 67.95 लाख पेंशन दोनों को बेनिफिट होगा। कैलकुलेट किया जाता है कैसे कि इंक्रीज इन अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट फार्मूला 7 सेंट्रल पे कमीशन जो एक्सेप्ट फार्मूला है उसका बेसिस में किया जाता है, ये फार्मूला है। तो ऑलरेडी डिस्कस किया, सारी पॉइंट डिस्कस किया कि कौन सा कैलकुलेट होता है, क्वेश्चन किसी में एंगल से हो सकता है। लास्ट जो डीए इंक्रीज हुआ था मार्च 24 2023 को हुआ था। They provide गवर्नमेंट एम्प्लॉई पेंशनर फैक्टरिंग राइजिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है दोनों 30 पॉइंट डिस्कस किया। दोनों के लिए लास्ट जो हुआ था मार्च 24 2023 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। सेंटर इज जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रबी क्रॉप्स, मैंने ईयरली 2 बार होता है, एक रबी क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स को इंक्रीज करते हैं। और ये भी कुछ इश्यूज है जो इंक्रीज होते हैं, MSP इंक्रीज होते हैं, फार्मर्स लोग आना भी है, उनका पॉइंट्स कुछ है, तो अभी पॉइंट डिस्कशन करना है। MSP कौन करता है, किस बेसिस में होता है, ये सारी पॉइंट डिस्कस करना है। चले चलते हैं। The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has increased the minimum support price for all rabi crops for the financial year 2024-25 increase for wheat। तो कौन करते हैं, जो CACP कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इंक्रीज करते हैं। ठीक, इंक्रीज और व्हीट में जो मेजर 150 इंक्रीज किया पर क्विंटल, न्यू प्राइस विल बी 2275 है। फार्मर्स को कुछ कहना है, जो इंक्रीज MSP इंक्रीज हुआ, फार्मर्स को कहना है उनको जो कुछ है वो जो जितना जैसे कि व्हीट में कोई इंक्रीज हुआ वो सब वो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, कॉस्ट मतलब फार्मिंग लैंडिंग के जो फर्टिलाइजर कॉस्ट और डीजल कॉस्ट जितना इंक्रीज हुआ और लेबर कॉस्ट जितने में जो लेबर कॉस्ट होते सारी पॉइंट इंक्रीज हुआ, उसी हिसाब से जो MSP इंक्रीज नहीं हुआ तो फार्मर्स आने भी ये भी पॉइंट भी है। फार्मर्स लोग अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कॉस्ट मतलब जो फार्मिंग करने में इतना कॉस्ट हो उतना प्राइस उसको नहीं मिलेगा, तो फार्मर्स को तो लिविंग जो ऑलरेडी पोर होते जाएंगे। ये कुछ पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में ये भी बताया गवर्नमेंट जो अगर अपने 22 क्रॉप्स को पर MSP डिसाइड करते हैं, लेकिन ये खरीदारी करते हैं जो परचेजिंग 2 और 3 क्रॉप्स ही परचेजिंग करते हैं, इसका वजह से जो है फार्मर्स लोग जो उसका वो कंडीशन और भी ख़राब हो जाता है। तो मतलब ये कई सारी पॉइंट है, पॉइंट डिस्कशन करने हैं। चलिए एक वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। कई सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं तो डिस्कशन तो लंबा होगा। The highest increase of MSP compared to last year is मसूर दाल है, one at 425 per quintal. New rate will be 6,425 पर क्विंटल, फॉलोड बाय रेपसीड मस्टर्ड 200 पर क्विंटल। MSP हो जाएगा 5,650। डाटा तो नहीं एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जब जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो डिस्कशन कर रहा हूँ। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बताए डो नॉट मैच विद इंक्रीज इनपुट कॉस्ट है, क्योंकि कई सारी कॉस्ट इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, फर्टिलाइजर डीजल कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो गया। जो MSP रेट बढ़ाए गवर्नमेंट बढ़ाए तो उसका जो कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट उसका टैली नहीं हो रहा है, तो उनका कंडीशंस काफ़ी ठीक नहीं है। हम फार्मर सिंह रिचार्ज जो ये रिचार्ज किया सेंट्रल प्रोसेस तो हुई फार्मा बोर्ड डोजन ऑफ वोजन मध्य प्रदेश और राजस्थान कई डिस्ट्रिक्ट से खरीदे करते हैं। ये भी पॉइंट बताया जाएगा अगर आप 22 to 23 क्रॉप्स को MSP इंक्रीज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो बढ़ाते 2 और 3 प्रोक्योरमेंट करता है, ये भी एक इशू है। अगर प्रोक्योरमेंट सारी क्रॉप्स का बने होगा तो फार्मर्स कंडीशन सही नहीं होगा। जो जिस मकसद में जो MSP इंक्रीज करते हैं वो सक्सेसफुल होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम प्राइस इज अ रेट एट इज गवर्नमेंट परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। फार्मर से क्रॉप परचेज करते हैं, क्यों करते हैं वो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, क्योंकि मकसद है। एंड बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन एट लीस्ट 1.5 टाइम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर बाय द फार्मर्स। जिनका जो फार्मर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको 1.5 गुना से इंक्रीज करके जो है MSP डिसाइड हो जाता है। MSP इज मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप्स that the government consider as the remunerative for farmers and hence deserving the support। फार्मर सपोर्ट करने के लिए उसको मिनिमम प्राइस है, उसको जो परचेजिंग कॉस्ट है ये डिस्कस करते हैं।
क्रॉप्स अंडर एमएसपी कौन से क्रॉप्स जो है करते हैं, जो 22 क्रॉप्स है टोटल। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंडेड MSP फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर एंड एलिजिबिलिटी प्राइस ऑफ शुगर केन जो डिसाइड करते हैं, उसका बेसिस में जो है गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करता है। CACP इज अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। The mandated crops include 14 crops of खरीफ क्रॉप से, 6 रबी क्रॉप से, एंड अदर्स कमर्शियल क्रॉप है। तो दो टाइम होता है एडिशनल से, तोरिया डियस कोकोनट तो फिक्स है, ये फिक्स हो कैसे डिसाइड करते हैं, MSP ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड चोपड़ा इसका बेसिस में, वो बाकी जो तोरिया और डियस कोकोनट को डिसाइड होता है। इस स्लाइड में ये पता चला जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं, MSP डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसका बेस में गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। 14 क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स है, 6 रबी क्रॉप्स और 2 कमर्शियल क्रॉप्स है। काफ़ी सारे फैक्टर है जो MSP कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर। एक तो डेफिनेटली जो है इनपुट कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट फार्मर लोग इनपुट पर इंकर करते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कॉस्ट जो है फर्स्ट पॉइंट, उसके साथ साथ और भी टेक इन अकाउंट सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन, कितना सप्लाई है और कितना डिमांड है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कुछ नहीं, तो भी कंसिडर होगा। और द कमोडिटी मार्केट प्राइस ट्रेंड, डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट प्राइस क्या है, एंड प्राइस अदर क्रॉप पैरिटी ऑफ दी प्राइस अदर क्रॉप्स है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसिडर करेंगे। इम्प्लीकेशन फॉर द कंज्यूमर, इन्फ्लेशन कितना, ये जो प्राइस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर को इन्फ्लेशन रेट कितना इंक्रीज होगा, भी पॉइंट है। और दूसरा एनवायरमेंटल, सॉइल एंड वाटर यूज एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, कई सारे फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, कितना कल्टिवेशन कॉस्ट और कितनी इंक्रीज हो, उसको ऊपर MSP डिसाइड होता है। और एक अगर सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम है, तो MSP डेफिनेटली MSP बहुत इंक्रीज, एक बहुत बड़ा पॉइंट। हाउ MSP फिक्स्ड, कई सारे पॉइंट है। फिक्स इट इज़ फिक्स बाय दिस सेंटर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CACP और डिस्कस किया बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी। CACP consider the following 3 cost for recommending the MSP. A2 है covers all the cash on fixed cash on kind expenses by the farmer, जितना इनपुट कॉस्ट है। दूसरा A2 पर APL होता है, which takes into account the estimated value of unpaid labors of family members, जो फैमिली जो मेंबर्स है, जो फार्मर्स का मेंबर्स है, अनपेड है, वो भी मेहनत करते हैं, उसका भी कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट जोड़ देते हैं। तीसरा जो C2 which include A2 प्लस APL अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉरगोन, जितने इंटरेस्ट होंगे वो सारी पॉइंट देखिए, ये सारी पॉइंट है। C2 कई पॉइंट क्लियर होता है, इस कंसिडर MSP जो कैलकुलेशन, ये सारी पॉइंट कंसिडर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों MSP चाहिए, टू सेफगार्ड द फार्मर्स फॉर द मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस। कभी कभी ऐसे कौन से कई भी ईयर ऐसे होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर क्रॉप जो है ज़्यादा जो है उसका प्रोडक्शन हो गया, तो उसका जो प्राइस डाउन हो गया, तो फार्मर्स का जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं, काफ़ी बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ते हैं। और नेक्स्ट सीजन में वो फार्मर्स उस पर्टिकुलर क्रॉप्स को जो है ग्रो नहीं करते हैं। जिससे ऐसा कंडीशन ना हो तो गवर्नमेंट कुछ करते हैं, जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करते हैं, जिसका बेस में जो फार्मर्स को उसको मिनिमम सपोर्ट बेस में उसको परचेज कर लेते हैं। इसके जो मेन पर्पस है टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है। द प्राइस ऑफ फार्म कमोडिटीज आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज गुड हार्वेस्ट सीजन एंड लीड टू फॉल ऑन प्राइस। देखो कोई पर्टिकुलर क्रॉप होगा जो ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, तो क्रॉप हो जाएगा, तो उसका प्राइस फॉल हो जाता है, जो फार्मर्स जो कॉस्ट इनपुट कॉस्ट है उसका नहीं मिलते। इन दैट केस में जो MSP काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो गवर्नमेंट अनाउंस्ड 20 MSP 23 क्रॉप्स ऑन 2-3 क्रॉप्स रिपीटेडली प्रोक्यूर्ड, अगर 2-3 क्रॉप एक और बाकी नहीं करेंगे तो उसका जो पर्पस है, जो फार्मर्स को सपोर्ट करना, तो उसको नहीं होगा। एक इशू है, प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट ग्रेटली इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर क्रॉप्स लाइक पल्स, बाकी जो एक्सपेंस करते हैं पल्स इतना ग्रो नहीं होता है, हायर व्हीट एंड राइस ज़्यादा ग्रो होता है, जो इसलिए इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट इंक्रीज बफर स्टॉक एड ऑफ द ह्यूज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ज़्यादा बफर स्टॉक क्रॉस गवर्नमेंट क्रॉस करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। डूइंग अवे MSP विदाउट टेकिंग ऑफ फार्मर्स इनटू कॉन्फिडेंस, कभी तो ये भी एक सीरियस पॉइंट है। जो MSP कैलकुलेट होता है फार्मर से डिस्कशन करने के बाद, बिना डिस्कशन डिस्कस रहते हैं, ये भी जो फार्मर का इशू है, प्रॉब्लम है, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है।
ये बिग मेन पॉइंट है, कुछ पॉइंट सीरियस पॉइंट है, डिस्कशन गवर्नमेंट डिस्कस करना चाहिए, इसका पॉलिसी होना चाहिए। तो ये भी बताए ऑल दो स्टेप इंप्रूविंग इरीगेशन एमएसपी डिसाइड करने से नहीं होगा, इंगेज करने से नहीं होगा। इरीगेशन फैसिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, एसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, जो फार्मर्स को उसका सपोर्ट मिले। सिर्फ एमएसपी इंक्रीज करने से नहीं होगा। और भी पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वेरियस सजेशंस बाय स्वामीनाथन कमीशन, जो वेरियस इम्प्रूव हाई यील्ड सीड से कई सारी टेक्नोलॉजी स्वामीनाथन कमीशन दिया है, उसका भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भी कुछ इश्यूज है। MP, Maharashtra, Rajasthan, Telangana, big producer Rabi crops, which center announced the hike, them has the largest hike in 15 years, was the second highest area of this one from the country. Already discussed where the 20 to market for Rabi crops being season, 6 Rabi crops were. Center we announced minimum support price for 6 Rabi crops up to be marked as a Rabi marking season. डिस्कस किया, ऑलरेडी डिस्कस हो गया। व्हिच प्रोडक्शन जो एस्टिमेट्स, व्हिच मैक्सिमम व्हिच प्रोडक्शन जो है स्टेट्स मैक्सिमम व्हीट प्रोडक्शन स्टार्ट से उत्तर प्रदेश है 336.1 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, सबसे ज़्यादा यूपी है। तो व्हिच प्रोडक्शन स्टेट्स है। Of the wheat main Rabi crops sowing season October and harvest in April, so in 150 रुपीज़ इंक्रीज हुआ wheat में। तो कौन से स्टेट्स ऑलरेडी डिस्कस हो गया। ग्राम प्रोडक्शन स्टेट्स है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र जो है 31.75, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश सब ग्राम प्रोडक्शन है स्टेट्स है। April from wheat, April apart from wheat, MSP has been increased 2024-25 रबी क्रॉप सीजन ग्राम पर ग्राम बाई 105 रुपये, बार्ली 115 रुपये, मसूर में रुपीज़ 425, रेपसीड मस्टर्ड रुपीज़ 200 एंड सनफ्लावर 158 रुपीज़ इंक्रीज हुआ। जो प्रोडक्शन स्टेट्स ऑलरेडी डिस्कस हो गया, मेन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। लेंटिल प्रोडक्शन, मसूर दाल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है अब मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार एंड झारखंड इसमें है। इससे टू टॉप प्रोड्यूसर मसूर द कंट्री, सेकेंड हाइस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश, टॉप सबसे ज़्यादा, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राम wheat and rapeseed mustard and fourth largest producer barley। सनफ्लावर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तेलंगाना, सबसे ज़्यादा कर्नाटका, तेलंगाना जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सनफ्लावर इन द कंट्री। सबसे कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सनफ्लावर प्रोडक्शन का स्टेट्स है। सबसे रेपसीड सबसे ज़्यादा मिलता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। एक कुछ पॉइंट डिस्कशन मतलब ये है, जो हम जो इरीगेशन जो कल्चर जो इरीगेशन है, कल्टीवेशन है, कौन से स्टेट में इंगेज होता है, एक पॉइंट हम डिस्कशन है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल चलते हैं। बिल ऑन इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 टू अभी करेंट 18 to 21 गेट्स एक्सटेंशन another 3 months। Dictated a parliamentary committee examining a bill which seeks the increase of age of marriage of women from present 18 to 21 years। अभी तो वो has been granted a fresh 3 month extension। एक्चुअली क्या अभी वुमेन्स का जो एज अभी शादी का मिनिमम में 18 होना चाहिए, सो 21 करने के लिए बातचीत चल रहा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिनिंग दो बिल को एग्जामिन कर रहा है, तो इसको अनदर 3 मंथ तो उसका एक्सटेंशन मिला है। According to the Rajya Sabha bulletin issued on October 17, House Chairman Jagdeep Dhankar has granted another 3 month extension to the panel till January 24, 2024। The prohibition of child marriage bill was introduced in Lok Sabha in December 2021 में दिसंबर हुआ था। चाइल्ड मैरिज रिफर टू स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ स्पोर्ट्स, रिवाइज करने के लिए बात चल रहा है। ठीक है, एक्चुअली प्रेजेंट में क्या कौन से कंट्री में क्या एज है, चाइना में जो है 20 गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 22। बांग्लादेश, इंडिया सेम है, 18 गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 21 है।
और सिमिलरली जो जापान जापान में 20 है, 20 है। यूएस, बांग्ला, ब्राज़ील, रशिया, यूके में जो 18 दोनों सेम है रखा है। मलेशिया में बॉयज़ 18 और गर्ल्स के लिए 16 ईयर्स है। ईरान का केस में जो है ईरान में बॉयज़ 13 और गर्ल्स के लिए अभी डिफाइन नहीं किया। According to Rajya Sabha bulletin issued on October 17, House Chairman bill the extension 3-month extension किया था। Soon after introduction of the bill, the Women and Child Development Minister Smriti Irani has requested Lok Sabha Speaker to refer the bill to the Standing Committee for detailed examination। ठीक है, डिटेल एग्जामिनेशन में मिनिस्टर टोल्ड द हाउस ऑफ गवर्नमेंट टू सीकिंग ब्रिंग पैरिटी अमंग मेन एंड वुमेन। इसमें मेन और वुमेन पैरिटी का सीख स्टडीज में थिंग्स में कुछ पॉइंट है अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ मिनिमम एज ऑफ मैरिज। इन इंडिया मिनिमम एज ऑफ मैरिज प्रिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द लॉ नोन एज शारदा एक्ट 1929 में हुआ था and later renamed the Child Marriage Restraint Act CMRA by 1929। उसके बाद इसको 1978 the law was amendment raise of minimum age of marriage women के थे 18 years girls and boys के लिए 21 years है। the age the position remains same even the new law called Prohibition of Child Marriage Act PCMA 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ था एज तो सेम है, वही रिप्लेस जो CMRA जो पहले जो 2019 था उसको रिप्लेस किया था। कुछ पॉइंट और भी है। मिनिमम मैरिज मिनिमम एज फॉर डिफाइंड रिलीजन्स में हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 जो 18 ईयर्स फॉर मिनिमम एज फॉर गर्ल्स के लिए है, 20 ईयर्स मिनिमम एज बॉयज़ के लिए। इन इस्लाम द माइनर हु हैज़ अटेंड पोवर्टी इज़ कंसिडर्ड वैलिड। जो वुमेन में आ जाते हैं उसको कंसिडर कर जाते, सर्टेन एज डिफाइन नहीं किया। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 also prescribe 18 and 20 years for minimum age for women and men respectively, same thing है। For new age marriage for new age marriage to be implemented these laws to be extend to be expected to be amendment है। जो laws है दोनों laws है उसको amendment करना पड़ेगा अगर रिवाइज करना है तो। पोस्ट फॉर एजिंग मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर women and child welfare the poverty मेन तो पॉवर्टी देखो, पॉवर्टी वो मदर से प्लेज ए बिगेस्ट रोल इन द ऑल फॉर बोथ द रिलेशन फॉर अंडर नरिशमेंट एंड दैट फॉर चाइल्ड। as early as marriage consequent early pregnancies also have a impact of nutrition level mother as a children and overall health of the mental well-being। एक तो पॉवर्टी है, दूसरा अर्ली मैरिज मीन्स अर्ली चाइल्ड होगा तो उसको बच्चों का जो नॉरिशमेंट और मेंटल डेवलपमेंट मेंटली फिजिकली एक मैटर प्ले करता है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर पैरिटी मदर एज एट चाइल्ड बियरिंग इफेक्ट एजुकेशन लेवल लिविंग कंडीशन हेल्थ कंडीशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द वुमेन। Tackling child marriage, India has become the largest number of undergoes marriage in the world, and this law help to curb the the child marriage prohibited इस law अगर तो होगा तो 20 मिनिमम एज 21 पर गर्ल्स के लिए होगा तो चाइल्ड का मैरिज के लिए इम्पोर्ट होगा। ये कुछ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलिए, थैंक यू।